सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के हवाले से मरकजी हुकूमत की पॉलिसी को दुरुस्त करार दिया है, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि किसी फर्द को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वैक्सीन ट्रायल डेटा आम करने और कोरोना से बचाव के लिए टीके के गैर आईनी बताने वाली अर्जी पर समाअत हुई। अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव ने हुकूमत की मौजूदा टीकाकारी पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने रियासती हुकूमत को टीके न लगवाने के लिए लगाई गई पाबंदियों को हटाने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि हुकूमत अवाम में बेदारी लाने के लिए मुहिम चला सकती है। दबाव की रोकथाम के लिए पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, लेकिन किसी फर्द को टीके लेने या कोई खास दवा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को समाअत होगी। इस मामले में जमीयतुल उलमा हिंद ने अर्जी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म संसद मामले के साथ सुनवाई होगी। अदालत की निगरानी में इस मामले की जांच की अपील की गई थी। के मामले में जमीयते उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि देश भर में धर्म संसद को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन याचिकाओं के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दिया है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जमीयते उलेमाए हिंद और धर्म संसद को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। जमीयते उलेमाए हिंद की तरफ से यह कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को पूरे देश भर में टारगेट किया जा रहा है और धर्म संसद का आयोजन करके उन पर हमला किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इन तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। मुंबई सेशन कोर्ट राणा जोड़ी की जमानत की अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा। गुज़श्ता दिनों फरीक़ैन की जानिब से इस पर दलीलें पूरी हो गई थी। इस्तिगासा की जानिब से राणा जोड़ी की जमानत की मुखालिफत की जा रही है। पुलिस की जानिब से दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि नवनीत और रवि राणा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन पर 124 एक ही दफा लगाई गई है, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उधर नवनीत राणा के वकील का दावा है कि जेल में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने मीटिंग तलब की है। राज ठाकरे के प्रोग्राम के बाद मीटिंग तलब की गई। दिलीप वालसे पाटिल रियासत के सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद करेंगे। आज रात दिलीप वालसे पाटिल की रिहाइशगाह पर मीटिंग होगी। राज ठाकरे की तकरीर मामले में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की तकरीर की जांच होगी। पुलिस ने राज ठाकरे की मुकम्मल तकरीर की वीडियोग्राफी कराई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि वीडियो में काबिल एतराज बात सामने आने पर केस दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान और मसाजिद के सामने लाउडस्पीकर पढ़ने के मामले को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल रुकन पार्लियामेंट साजिद प्रज्ञा ने सुबह के वक्त मस्जिद से होने वाली अजान को संतों की इबादत में खलल से ताबीर किया। वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान की मुखालिफत की, जबकि मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर इश्तियाल अंगेज को सियासत का हिस्सा करार दिया। जमीयतुल उलमा का कहना है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान ही मस्जिद में नहीं करते, बल्कि तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों में इसका खासा इस्तेमाल किया जाता है। जमीयतुल उलमा ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मरकजी और सूबाई हुकूमत से कानून बनाने का मुतालबा किया। सुबह प्रातः भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमारे जो सभी सनातनी हैं वो समय समय पर अपनी जो पूजा है वो करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं हर तरह से, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते। और जिस पद्धति में पूजा पद्धति में अगर किसी को कष्ट पहुंचाने का या कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी काम को करने का उद्देश्य लेकर के कोई किसी प्रक्रिया को करता है, वो अशुद्ध है, बेईमानी है, षड्यंत्र है और एकदम गलत है। या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि
इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूँ। रोज का मेरी आस्था का विषय है, जिसने लाउड स्पीकर से करना। हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखें, मानव पे रखें, सृष्टि पे रखें। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे पढ़े, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और हमारे मुल्क में हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सब मज़हबों में सारी चीज़ें होती आई हैं। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। अब जब लाउड स्पीकर आया तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अजान जो है वो अल्लाह को सुनाने के लिए होती है। अल्लाह को सुनाने के लिए अजान नहीं होती है। अल्लाह के बंदों को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाने के लिए होती है। जिस तरह मंदिरों में भी घंटा बजाया जाता है, तो वो मंदिर में घंटा पूजा के लिए लोगों को बुलाने की दावत देने के लिए होता है। या शंख बजाया जाता है, तो मंदिरों में भी सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, सब मंदिरों में होती है। और इस वक्त माइक पर ही होती है लाउड स्पीकर। अजान तो मोहल्ले के लोगों को, क्योंकि अजान का टाइम बदलता रहता है। कुछ नमाजों में टाइम सूरज के हिसाब से होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि लोगों को ये इत्तला हो जाए कि टाइम बदल चुका है। क्योंकि अपने देश में सुबह एक ही समय में सूरज नहीं निकलता, एक ही समय में नहीं डूबता। तो हमारी जो नमाजें होती हैं वो सूरज निकलने से पहले होती हैं, शाम को। तो अजानों के वक्त हर 2-4 दिन में कभी कभी कुछ नमाजों के बदलते रहते हैं। लेकिन एक जिद करके जो है मस्जिद के आगे ढोल बजाना और नमाजियों को परेशान करना, तो फिर ये तो तशद्दुद का रास्ता है, लड़ाई के रास्ते की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं सरकारों को जो है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए जो तशद्दुद फैलाना चाहते हैं या जिद करना चाहते हैं। कोई भी तबका हो, जिद नहीं करना चाहिए। मस्जिदों में भी ये नमाज अजानें होती है, मंदिरों में भी आरती होती है, सब होता है। और उसका नियम एक सबके लिए बनना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना ये ठीक बात नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जमानत मिलने के बाद रुकने असेंबली जिग्नेश मेवानी मरकज और आसाम हुकूमत पर लगातार हमले कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिग्नेश ने कहा है कि दिल में गॉडसे और मुंह में गांधी नहीं चलेगा। जिग्नेश ने कहा है कि पीएमओ में गॉडसे के भक्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक ट्वीट पर मुझ पर मुकदमा दायर कर दिया है। कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय मी। और प्रायोरिटी सरकार की क्या है? गिरफ्तारी करके मुझे ले गए, तब मुझे बता नहीं रहे। उनको मालूम है कि मैं लॉयर हूं, लॉ मेकर हूं, मुझे बोल नहीं रहे कि कौन सा मुकदमा है। एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन सी सेक्शंस लगी वो नहीं बता रहे। मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया। यहां तक कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लैटेंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं। तो मानता हूं ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है, और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई। एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुजदिली। आप एक महिला को आगे करके 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते हैं। एसटीसी हुमामा बडगाम में बीएसएफ का पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुआ। 469 जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। 44 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग के बाद ये जवान मुल्क के सरहदों की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन जवानों ने काफी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना है कि बीएसएफ में भर्ती होना उनका एक ख्वाब था,
ये ख्वाब पूरा होने से वो काफी खुश है। उनका कहना है कि फौज या बीएसएफ में भर्ती होने से बेरोजगारी के मसले पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जमीर जी, मुझे बताइए किस तरह की ट्रेनिंग रही और कितने हफ्तों की ये ट्रेनिंग रही और आज कैसा फील हो रहा है? जी सर, 44 वीक के कठिन प्रशिक्षण में सर बहुत अच्छा दौर रहा सर, और आज बहुत अच्छा गर्व फील कर रहे हैं सर। ट्रेनिंग के बाद आज एक जिम्मेदार सिपाही बन जाएंगे सर। अभी तक नवारक्षक थे सर, और हमारे कंधों पर बोझ आ जाएगा सर, तो इसमें सर बहुत गर्व फील कर रहे हैं सर। और यहाँ के युवाओं को और अगली पीढ़ी को मैं यही कहूँगा सर कि अपने देश के प्रति और एक जिम्मेदार नागरिक बन के देश के लिए रक्षा करें। और हम आपको एक बात दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जश्न का माहौल है। मेरे पीछे आप देखते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये पहले ये जश्न दिखाए। गोरखपुर से बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, हमको ट्रेनिंग मिला, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। आज हम लोगों का पासिंग आउट परेड है सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। मेरा नाम आरिफ खान है और आज कठिन परिश्रम और 44 वीक के कठिन परिश्रम के बाद हमें यह दिन हासिल हुआ है और हमें आज बहुत खुशी हो रही है इस दिन को देखकर। जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और हम एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हैं और हमें आज नव आरक्षक से आरक्षक का दर्जा प्राप्त हो रहा है। हमें और हमारे सहयोगियों को आज बहुत खुशी है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज हमारे परिवार वालों को भी और हमारे साथियों को। मुझे गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बहुत। आज हम एक भारत माता की सर ये तो बचपन से ही सपना था कि सर फोर्स में जा कर के और एक जिम्मेदार नागरिक बने, फोर्स मेंबर से बने। आने वाली पीढ़ी को बताने की जरूरत नहीं है, जो इस समय ट्रेंड है ना, सब सारे खून जोश से भरे हुए हैं, ठीक है। इसे बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपना फिजिकल को बहुत ही अच्छा रखिए और आने वाली पीढ़ी में देश की सेवा करिए। प्रशांत किशोर सियासी मैदान में उतर सकते हैं, उनके ताज़ा ट्वीट से यही इशारा मिलता है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि जमहूरियत में बामाने शराकतदारी और अवाम दोस्त पॉलिसी साजी में मदद करने की मेरी तलाश उतार चढ़ाव से पुर रही है। अब मसाइल स्वराज के रास्ते को सही तरीके से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी अवाम के बीच जाने का वकार आ गया है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंच गए हैं। उन्होंने बर्लिन पहुंचकर ट्वीट किया। उन्होंने इस दौरे से हिंद और जर्मनी के बीच ताल्लुकात मजीद मुस्तकिम होने की उम्मीद जताई। वजीर आजम ने मजीद लिखा है कि वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से दो तरफा मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम सन्नतकारों और कारोबारियों से बातचीत भी करेंगे और कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम के दौरे पर सियासी हलके में वहां हलचल तो मची हुई है, साथ ही साथ वहां मुकीम हिंदुस्तानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जर्मनी के बाद पीएम डेनमार्क रवाना होंगे, जहां वो दूसरे हिंद डेनमार्क सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ डेनमार्क की वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। वतन वापसी से कबल वजीर आजम मोदी फ्रांस जाएंगे। फ्रांस में मुख्तसर क़याम के दौरान पीएम मोदी फ्रांसी सदर एम्यूनल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आसमान उब्र आलूदा रह सकता है। दिल्ली के दर्जे हरारत में कुछ कमी को देखने को मिल सकती है। सयाह बड़ी तादाद में घूमने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने सयाहों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी अपना रिकॉर्ड लगातार तोड़ रही है, लेकिन आज की बात अगर हम करें तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि अगले 5-6 दिनों तक थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलेगी। बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। हवाएं चलेंगी जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। इस वक्त हम दिल्ली के चिड़ियाघर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देखें तो मौसम में जिस तरीके से गर्मी थोड़ी सी कम हुई है उसको देखते हुए पर्यटक भी घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं और भीड़ साफ तौर से बता रही है कि मौसम थोड़ा सा ठीक है। जिस तरीके से 2 दिन पहले की बात अगर हम करें तो 46 डिग्री टेम्परेचर था,
अब गिरावट देखी जा रही है और आज की बात करें तो आज 35 से 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके की राहत रहेगी। बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, हवाएं भी चल रही हैं। तो जो लोग घूमने आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उन लोगों का इस गर्मी को देखते हुए क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से आए हैं। अच्छा, तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है और घूमने आए तो क्या मतलब? हाँ, गर्मी तो कम पड़ रही है अभी। अच्छा, कम पड़ रही है। तो अभी 2 दिन पहले तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। अभी तो फिलहाल तो कम हुआ है। तो आपने सोचा कि थोड़ा घूम ले, तो इनको गर्मी थोड़ी कम लग रही है। आप बताइए कि टेम्परेचर 45-46 था, आज आए, आज थोड़ी सी राहत है। आज मौसम में कुछ गिरावट है गर्मी में, इसलिए हम लोग भी सोचे कि थोड़ा चलते हैं, घूम टहल के आते हैं। ईद की छुट्टी भी है इसलिए चले आए। आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, सही है, घूमने लायक मौसम दिख रहा था, इसलिए हम लोग चले आए। तो बिल्कुल थोड़ी सी गर्मी कम है, लेकिन गर्मी की बात करें तो लगातार 40 डिग्री तापमान देखने के लिए मिलता है, 46 तक पहुंचा था। ज़्यादा था। तो कैसे बचाव करते गर्मी से? गर्मी से वो पानी ज़्यादा पीता हूँ और थोड़ी आज हवा चलने तो राहत लग रहा है। नींबू पानी हो गया, ग्लूकॉन-डी हो गया, यही सब पीते हैं, इससे मौसम थोड़ा पेट भी साफ रहता है। नींबू तो बहुत महंगा है। नींबू महंगा है, लेकिन अब शरीर के लिए तो पीना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अब शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो नींबू पानी, ग्लूकॉन-डी ऐसे लेना पड़ेगा। खाना तली भुजी चीज कम खाएं। लेकिन डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़े तो घर से बाहर ना निकले। अब घर में कब तक पैक रहेंगे? ऐसे तो बोलते हैं, बट घर में कितना रहेंगे, थोड़ी बहुत तो निकलना पड़ते हैं शाम में। तो मौसम गर्मी थोड़ी कम है तो आप लोग घूमने आए हैं, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, कोविड भी कम है, गर्मी भी कम है, इसलिए निकल पड़े घर से घूमने के लिए। तो फिर से बढ़ रहे हैं कोविड के? बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ कम है ना, इसलिए यहाँ कम है। यहाँ कम है। तो यहाँ पर जो पर्यटक यानी कि ये जो युवा है घूमने के लिए आए हैं, इनका कहना है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर था और गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है तो ये घूमने के लिए भी पहुंचे हैं। हालांकि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की गर्मी देखी गई है और मौसम विभाग भी कह रहा है कि 2-4 दिन के बाद फिर से गर्मी की मार दिल्ली वालों को झेलनी होगी। तो जब तक बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले और गर्मी से बचाव के लिए जो तमाम उपाय हैं, चाहे वो ग्लूकॉन-डी पिए, नींबू पानी पिए या सर को ढककर चले, उन उपायों को अपनाते रहें। लेकिन आज की बात करें तो थोड़ी सी राहत को देखते हुए पर्यटक भी खुश हैं और मौसम भी थोड़ा सा खुशगवार यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बंगलुरु में आम आदमी पार्टी की जानिब से रोजादारों के लिए अफ्तार का एहतमाम किया गया। इस अफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले बंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर भास्कर राव, किसानों के लीडर कोडी हिली चंद्रशेखर और दीगर ने इस अफ्तार पार्टी में शिरकत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अवाम से खिताब किया। भास्कर राव ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर रियासत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली का अज़्म रखती है। इस तकरीब में साबिक क्रिकेटर सईद किरमानी, मारूफ ड्रामा निगार जफर मोहिद्दीन और मुख्तलिफ शोबे हयात के लोगों ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी के अक़लियती शोबे के सदर फरीदुद्दीन शरीफ की सरपरस्ती में पहली मरतबा बंगलुरु में इस पार्टी ने बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया। आज की शाम आम आदमी पार्टी की इफ्तार में मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी परिवार है। इसमें सब धर्म के लोग, सब जात के लोग साथ रहते हैं। केवल यहाँ प्यार ही प्यार है एक दूसरे की तरफ में और हम सबकी खुशी चाहते हैं और सबका हम प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और बढ़ोतरी चाहते हैं। हम लोग पीस और हार्मनी के बारे में काम करें। एक बड़ा मैसेज था और हम अपने आम आदमी पार्टी से पृथ्वी रेड्डी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी थे और भास्कर राव साहब जो एक्स IPS ऑफिसर जो कमिश्नर थे और फार्मर्स के लीडर हैं जो कोडियली चंद्रशेखर, उन्होंने भी शामिल किया। माशाल्लाह बड़ी तादाद के लोग में ज्वाइन हुए लोग इधर। आम आदमी पार्टी अब पूरे ज़ोर और शोर के साथ कर्नाटक में अपना मकाम बनाने निकली है और आज उन्होंने पूरी अक़लियतों को एक इफ्तार की दावत दी और इसमें सब लोग जमा थे। पृथ्वी रेड्डी साहब पिछले 9-10 साल से आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी को लाना चाह रहे हैं
और हमें उम्मीद है कि अगर ये पार्टी आ जाती है तो करप्शन भी हटेगा कर्नाटक से। मुंबई में बोहरा फिरके ने आज ईद मनाई। लोगों ने घरों में नमाज अदा की और अमन की दुआएं मांगी। इबादत के बाद मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। पूरे शरिया इस्लाम के जितने भी रहने वाले मुसलमान सबको हमारी ब्लेसिंग है। और कल जो ईद है तो हम लोग सबके साथ हाथ मिलाते, गले लगते, ऐसा नहीं कि नहीं लगते, ये एक मोहब्बत से रहते हम लोग। आज हमारा ईद है। हम लोग अभी खुतबा पढ़ के, नमाज पढ़ के अभी सैयदना साहब के दरगाह पे ज़ियारत के लिए आए हैं और सब ईद मना रहे हैं। आज अभी सब मिलने को जाते हैं। मोस्टली ईद का खुतबा पढ़ते हैं, फिर सब फैमिलीज अपने सिलत के लिए सब मिलने को जाते हैं, फैमिलीज़ को मिलते हैं और नाश्ता रहता है या कभी लंच में फैमिली गैदरिंग रहती है। तो वैसे ईद का सेलिब्रेशन, लेकिन मेन सेलिब्रेशन यहाँ सैयदना साहब के दरगाह पे आके सब पहले दिन ईद का इनकी ज़ियारत करके इनके दरगाह पे आके ईद का दिन शुरू करते हैं। बोहरा फिरका ईद का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मना रहा है। ये मंजर पुणे का है, जहां इबादत गाह में बोहरा फिरके के अफराद जमा हुए हैं। इबादत के बाद मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। 2 साल के बाद त्यौहार के मौके पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। ख्याल है कि कोरोना के सबब छोटी बड़ी इज्तिमात पर पाबंदी आई थी। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज 30 दिन के रोजे के बाद आज ईद उल फितर का दिन है और 2 साल के बाद ये दिन हमें नसीब हुआ है कि सब साथ में मिलके, पूरी कम्युनिटी साथ में मिलके ईद उल फितर का दिन हम बनाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी का दिन है। ईद के दिन हम लोग सबसे पहले तो नमाज अदा करते हैं जो ऊपर वाले की देन है। फिर हम हमारे मौला, हमारे धर्मगुरु, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये दिन नसीब होता है। और उनके लिए फिर उनकी गिफ्ट्स वगैरह सब बच्चों को देते हैं। थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, सब फैमिलीज मिलके एक साथ में फिर ईद मनाते हैं। बहुत खुशी हो रही है। आज हमारी ईद है। हम 30 रोजे बराबर पूरा किया हुआ मैं, सब ने किया है बराबर। नमाज सब अदा की हम लोगों ने बराबर। 30 रोजे पूरे हो गए। परवरदिगार हमारे मौला को ताक़यामत बाकी रखे। इसी बस सेलिब्रेट करते हैं, शीर खुरमा वगैरह बनाते हैं घर में, खाना वाना जो भी बनता है खाते हैं। अभी सुबह तो हम लोग अभी नमाज हो जाती है, फिर लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं। जो है शीर खुरमा बनता है हमारे वहाँ। अभी जैसे पब्लिक का हम लोग इधर ब्रेकफास्ट का भी रखते हैं। फिर लोग अपने अपने जिससे रिश्तेदार है, मिलना है, करना है, वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर जो भी ये पर्सनल हो जाता है 1 महीने का। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भगवंत मान काबीना के अहम फैसले। मुख्तलिफ महकमों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी मिल गई है। 1 MLA 1 पेंशन, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है। पंजाब काबीना की जानिब से यानी भगवंत मान काबीना की जानिब से अहम फैसलों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्तसर जिले में कपास की खराब फसल के मुआवजे के लिए 41.8 करोड़ मंजूर किया गया है। छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करने के लिए मजीद 3 माह का वक्त दिया गया है। फीस किस्तों में भी जमा की जा सकती है। भगवंत मान की जानिब से इस तरह का ऐलान किया जा रहा है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने ट्वीट करके इन तमाम फैसलों की जानकारी दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।